नमस्ते। मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आरटीई का फर्स्ट पार्ट आपने ज़रूर देखा होगा। आज सेकंड पार्ट को लेकर के आया हूं। बची हुई सारी की सारी धाराएं आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। यदि आपने पहले आरटीई का फर्स्ट पार्ट मेरा नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए। मैंने वो तरीका बताया है जिस तरीके से आप सारी की सारी धाराएं बुक ज़बानी याद रख सकते हैं। कौन सी धारा में क्या बातें हैं वो सारी की सारी आरटीई की बातें जो है आपको याद हो जाएगी। पिछले वीडियो में 2 धाराओं में आपके बहुत कन्फ्यूजन था, 1 किलोमीटर में भी कन्फ्यूजन था, वो मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया लेकिन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 कन्फ्यूजन थे आपके। यकीन रखिए जो भी अगर किसी तरीके से मैंने अगर कोई गलत बातें बता दी है, कन्फ्यूजन आपको हो गया तो उसको मैं क्लियर करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। देखिए पहली बात क्या थी, आपने बोला सर धारा 5 में टीसी की बात है। जी बिल्कुल टीसी की बात है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बात है। इसमें क्या लिखा हुआ है, धारा 5 के अंदर लिखा होगा यदि कोई बच्चा स्कूल छोड़ना चाहता है तो उसको आप टीसी देने से मना नहीं कर सकते, यानी टीसी प्राप्त करना उसका अधिकार होगा। मान लो मैं किसी स्कूल में पढ़ता हूं, अब मुझे जो है उस स्कूल को छोड़ करके किसी दूसरे स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है तो उस विद्यालय के अंदर जहां से मैं विद्यालय छोड़ रहा हूं वहां पर मुझे टीसी देने से मना नहीं किया जा सकता, यानी टीसी प्राप्त करना मेरा अधिकार रहेगा। तो ये धारा 5 के अंदर टीसी दे रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं बता दिया। धारा 14 के अंदर क्या है, सभी के सभी प्रमाण पत्रों से मुक्ति है। किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, किसी के पास और भी दूसरे जो दस्तावेज नहीं है जो कि एडमिशन के लिए चाहिए होते हैं, उनकी अनुपस्थिति में यानी दस्तावेजों की अनुपस्थिति में आप किसी भी बालक को विद्यालय में प्रवेश देने से वंचित नहीं कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है धारा 14 के अंदर। ये दोनों चीजें क्लियर हैं। एक मैंने आपको अनुपात बताया था, है ना, धारा 7 के अंदर केंद्र व राज्य के बीच में वित्तीय अनुपात बताया था 60-40 का। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा लेकिन वर्तमान में 60-40 का रेशियो है, 60:40। और यदि पहाड़ी प्रदेशों की बात करूं, उत्तराखंड जैसे प्रदेश हो गए जहां पर पहाड़ी राज्य हैं, उन पहाड़ी प्रदेशों में जो अनुपात है वो 90:10 है। 90 किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का 90 और राज्य सरकार का 10%, यानी 100 रुपए का खर्चा आने पर केंद्र सरकार पहाड़ी प्रदेशों को 90 रुपए देगी और वहां की स्थानीय जो सरकार होगी, स्टेट गवर्नमेंट, वो 10 रुपए का खर्च वहन करेगी। ये चीजें होगी। उसके बाद में ये चीजें मैंने नोट नहीं करवाई थी, मैंने सोच रहा था कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूंगा उस समय मैं आपको बातें बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते देख लीजिए। जो आरटीई एक्ट 2009 है वो सबसे पहले राज्यसभा में कब लाया गया, राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को लाया गया। लोकसभा में कब लाया गया, तो लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को लाया गया। ये डेट आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा गया है। और राष्ट्रपति जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे वो क्या है, 26 अगस्त 2009 ये डेट है जब राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि आरटीई एक्ट 2009 पर हस्ताक्षर करने वाली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो क्या था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महिला राष्ट्रपति थी। डेट आपको याद रखना है क्योंकि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहती है। फिर बात रही, मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया, किन्हीं ने बोला कि 3 किलोमीटर की धारा है, डिस्टेंस है, और किसी ने बोला कि सर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर आप आरटीई एक्ट 2009 की गजट की कॉपी देखेंगे तो वहां पर आपको कितना मिलेगा, 3 किलोमीटर। विद्यालय की दूरी कितनी मिलेगी, 3 किलोमीटर। आपको ये पता नहीं लग रहा है कि 3-2 के मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो आप पहले वाला वीडियो देखिएगा। ये चीजें क्लियर है। राजस्थान के अंदर संशोधन करके कितना दे दिया है, 2 किलोमीटर दे रखा है। जैसे कि आप मैं बात करूं आरटीई एक्ट 2009 भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, लेकिन राजस्थान में है वो उसकी डेट अलग है। तो ये 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर वाला भी आपको देखना है। गजट के अंदर 3 किलोमीटर है लेकिन राजस्थान में जो लागू हुआ है वो 2 किलोमीटर के दायरा जो है वो विद्यालय का है। ये चीजें क्लियर है। तो आज जो है जो भी आज इस वाले एपिसोड में अपन देखने वाले हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट धाराएं रहेगी। आपको जो है वो ध्यान लगा करके देखना, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने की पूरी संभावना है। जो अध्याय 4 है, चैप्टर 4 है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ जो सारी की सारी धाराएं आज पढ़ने वाले हैं। देखिए धारा 21 के अंदर क्या दे रखा है, एसएमसी दे रखा है। एसएमसी मींस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि एसएमसी कौन सी धारा में है, तो एसएमसी जो है वो 21 सेक्शन 21 यानी कि धारा 21 के अंदर एसएमसी का उल्लेख है। एसएमसी मींस विद्यालय प्रबंधन समिति। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब एसएमसी में है क्या, तो एसएमसी में टोटल कितने सदस्य होंगे, 15 सदस्यों की एसएमसी बनाई जाएगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। उन 15 सदस्यों में जो है वो महिला सदस्य कितने होंगे, तो कम से कम 6 सदस्य होंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, प्रतिशत में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। अभिभावकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 75%, यानी कि जब एसएमसी का गठन किया जाएगा तो उस एसएमसी के गठन में 15 सदस्य होंगे। उनमें से चयन की हुई एसएमसी में से 75% यानी 75% क्या होने चाहिए, अभिभावक होने चाहिए, पेरेंट्स होने चाहिए। उन चुने हुए पेरेंट्स में से 75% में से 25% क्या होनी चाहिए, लेडीज होनी चाहिए, यानी महिलाएं होनी चाहिए। महिलाओं की भागीदारी एसएमसी में सुनिश्चित करने के लिए धारा 21 में ये परसेंटेज दे रखा है
कि महिलाओं की भागीदारी कितनी, तो 25%, अभिभावकों की भागीदारी कितनी, तो 75%, टोटल सदस्य कितने, तो 15 सदस्य। उस 15 सदस्यों में एक क्या होंगे, हेडमास्टर होंगे, प्रधानाध्यापक जी होंगे, एक क्या होंगे, विद्यालय के शिक्षक होंगे यानी टीचर होंगे, आपको भी ऐसे ही शॉर्ट में नोट करना है, और एक क्या होगा, स्वयं एक स्टूडेंट होगा, यानी एसएमसी जो है उसके अंदर एचएम भी होगा, आप देखोगे वार्ड पंच वगैरह दूसरी सारी चीजें होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, उसके अंदर 75% अभिभावक, 25% महिलाएं, एक एचएम यानी हेडमास्टर, एक टीचर और एक स्टूडेंट होगा। अब इस एसएमसी की जो मीटिंग होती है वो मीटिंग होती है प्रत्येक माह में एक बैठक होती है, एक मीटिंग होती है एसएमसी की, एक माह में एक बैठक, और होती कब है वो, तो अमावस्या के दिन होती है। अब मान लो कि 15 सदस्य की एसएमसी मैंने गठित कर दी है ना, मैं एचएम हूं और मैंने क्या कर दी, एसएमसी गठित कर दी 15 सदस्यों की, तो क्या मैं किन्हीं भी 2-3 जनों को बुला करके मीटिंग स्टार्ट कर सकता हूं? नहीं। उस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, उस बैठक को शुरू करने के लिए एक निश्चित लोगों की संख्या निर्धारित की गई है, उसे कहते हैं गणपूर्ति। तो ये गणपूर्ति कितनी है, 1/3 सदस्य, यानी टोटल सदस्यों का 1/3 सदस्य यदि मीटिंग में उपस्थित है तो आप उस मीटिंग को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं, नहीं तो वो मीटिंग नहीं कहलाएगी। मान लो कि कोई एसएमसी में निर्णय लेना है और मैं जो है अपने पक्ष के 2 जनों को बुला करके मीटिंग ले लूंगा और अपने अनुसार फैसले ले लूंगा, तो फिर उन 15 सदस्यों का योगदान क्या रहा। इसी वजह से एसएमसी की गणपूर्ति निर्धारित की गई है 1/3, 1/3, यानी टोटल सदस्यों का 1/3 जब बैठक में उपस्थित रहेगा तभी उस मीटिंग को माना जाएगा, नहीं तो फिर वो मीटिंग नहीं रहेगी। और इस एसएमसी का कार्यकाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यदि मिलाते हैं तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएमसी का और एक पूछा गया एसडीपी का, स्कूल डेवलपमेंट प्लान और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इन दोनों का कार्यकाल पूछा गया है। तो कार्यकाल याद रखिएगा, एसएमसी का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, जबकि मैंने धारा 22 में लिखा हुआ एसडीपी। जब एसएमसी याद रखोगे धारा 21 में, तो एसडीपी यानी स्कूल डेवलपमेंट प्लान है ना, विद्यालय विकास जो प्लान होता है वो कौन सी धारा में दे रखा है, धारा 22 के अंदर एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान दे रखा है। क्यों, तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, आपको ध्यान रखना है, 3 वर्ष का, जबकि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष किसका किसका होता है, ध्यान रखना है। एसएमसी का कार्यकाल कितना, 2 वर्ष का, एसटीपी का कार्यकाल कितना, 3 वर्ष का। ये सारी चीजें मैंने समझा दी है। अब देखिए धारा 23 के अंदर क्या है, धारा 23 के अंदर है शिक्षक की योग्यता, पद और वेतन। शिक्षक को योग्यता क्या होनी चाहिए, जैसे आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर टीचर बनने के लिए सीटेट का एग्जाम होता है, वो पास आउट होना चाहिए। यहाँ पर तो धारा 23 के अंदर क्या हो गया, शिक्षक की योग्यताएं हो गई, पद हो गया, वेतन हो गया, यानी कि कितना वेतन मिलेगा, क्या क्या चीजें रहेगी, वो सारी की सारी धारा 23 के अंदर है। अब आप मुझे बताइए धारा 23 को याद कैसे रखोगे। देखिए याद कैसे रखना है, जब भी आप रीट क्रैक कर लेंगे और उसके बाद में आपकी जब जॉब लग जाएगी तो आपको पता है कि रीट में जो तृतीय श्रेणी के अध्यापक होते हैं उनको पेमेंट कितना मिलता है, उनको पेमेंट मिलता है, फर्स्ट पेमेंट जो होता है वो 23,700 रुपए का होता है। इसी से आपको याद रखना है धारा 23। धारा 23 के अंदर क्या है, 23,700 है। 23,700 क्या है, शिक्षक का वेतन है। वेतन कब मिलता है, जब वो योग्यता रख करके अपने पद को ग्रहण कर लेता है। तो शिक्षक का पद, शिक्षक की योग्यता और शिक्षक का वेतन, ये सारी की सारी धारा 23 के अंदर सेक्शन 23 के अंदर याद कैसे रखना है, 23,700 से याद रखना है। तो इस ट्रिक से आपको धारा 23 याद रखना है। एक बार से क्विक रिवीजन करवाता हूं मैं धारा 21 का, 22 का और 23 का। धारा 21 के अंदर क्या है, तो आप बोलेंगे एसएमसी। एसएमसी मींस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसके अंदर क्या है, 15 सदस्य होने चाहिए, 75% अभिभावक होने चाहिए, 25% क्या होने चाहिए, महिलाओं की संख्या होनी चाहिए, एक एचएम होगा, एक टीचर होगा, एक स्टूडेंट होगा। गणपूर्ति कितनी होगी, 1/3। और बैठक कब होगी, प्रत्येक सप्ताह की अमावस्या के दिन होगा। ये आपने पढ़ा था एसएमसी के अंदर। कार्यकाल कितना बताया मैंने, 2 साल। जबकि स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसडीपी जो है वो धारा 22 के अंदर है और इसका कार्यकाल कितना होगा, 3 साल। 3 साल और 2 साल का मुख्य अंतर आपको याद रखना है। धारा 23 के बाद में बात करने वाले हैं धारा 24 की। धारा 23 पढ़ ली। अब देखिए धारा 24 जो है उसके अंदर क्या दे रखे हैं, शिक्षक के दायित्व। वेरी इंपॉर्टेंट धाराएं है जो अभी आज पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में जितनी भी धाराएं पढ़ी है वो सारी आपको इंपॉर्टेंट है और सारी याद हो जानी चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। देखिए धारा 24 के अंदर क्या है, शिक्षक के दायित्व है। शिक्षक के दायित्व क्या है, उसमें से एक मैंने लिखा है कि प्रति सप्ताह कितने कालांश है, 45 कालांश से लिखा हुआ है, इसलिए लिख लिया। बाकी इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, देखिए एक शिक्षक के क्या दायित्व होते हैं। शिक्षक का दायित्व होता है कि समय पर वो विद्यालय आए,
अपना कोर्स जो है वो पूरा करवाए, माता पिता यानी अभिभावकों के साथ में वार्तालाप करें, सरकार के द्वारा जो टीचिंग्स रखी जाती है, जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, विद्यालय के अंदर एक व्यवस्थित रूप से शिक्षक का कार्य है वो निभाए। ये सारे के सारे बेसिक चीजें जो आपको पता है कि एक शिक्षक के क्या दायित्व होने चाहिए वही पूछा जाता है। अब तक जो क्वेश्चन आया है वो यहाँ से पूछा गया है, एक शिक्षक के क्या दायित्व है और एक शिक्षक का क्या दायित्व इनमें से निम्नलिखित में से नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आया। तो ये चीजें याद रख लेना, यहाँ से ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखनी, आपको ये पता होना चाहिए शिक्षक के दायित्व क्या है। देखिए, कोर्स पूरा करवाना शिक्षक का दायित्व होता है, बिल्कुल होता है। समय पर विद्यालय आना अपना दायित्व है, बिल्कुल दायित्व है। आप भी जब एक शिक्षक बन जाएंगे या शिक्षिका जब बन जाएंगे तो खुद पर वो प्रैक्टिकली देखिए कि इनमें से क्या क्या पॉइंट मुझे फॉलो करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये शिक्षक का दायित्व होना चाहिए तो होना चाहिए, वैसे ही आप जो है वो प्रैक्टिकल करके देखें, तब आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी। यहाँ पर आपको शिक्षक के दायित्व के अंदर धारा 24 कैसे याद रखना है। देखिए, एक शिक्षक जो होता है वो समाज सुधारक होता है, समाज सुधारक होता है तो उसकी ड्यूटी जो है वो 24 घंटे होता है। एक शिक्षक की ड्यूटी कितने, केवल स्कूल में 6 घंटे नहीं होती है, 24 घंटे होती है। इसलिए शिक्षक का दायित्व किस में दे रखा है, धारा 24 के अंदर दे रखा है, सोच समझ करके दे रखा है ताकि जो है वो आप याद रख पाए। उसके बाद में धारा 25, इसमें से एक क्वेश्चन मिलने के पूरे आसार है और अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं मोस्टली इसमें से पूछा गया है। लेवल फर्स्ट में आपने देखा होगा, अब की बार जो भर्ती हुई है रीट वाली, उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन था, यहाँ पर है प्यूपल टीचर्स रेशियो यानी विद्यार्थी व शिक्षक का अनुपात। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सही से समझिएगा। यानी कितने स्टूडेंट होने पर, कितने विद्यार्थी होने पर कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, और ये आवश्यकता कक्षा 1 से 5 तक अलग दे रखी है और कक्षा 6 से 8 तक अलग दे रखी है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिखा है, आप इस हिसाब से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर दे क्या रखा है वो आपको पता होना चाहिए, तो ये है प्यूपल टीचर रेशियो, यानी कि स्टूडेंट, एक विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच का जो रेशियो होता है वो चीजें दे रखी है। कक्षा 1 से 5 के लिए क्या है, देखिए, जब भी किसी विद्यालय के अंदर 0 से 30 तक यानी कि एक बच्चे का एडमिशन हो जाए, वहां से लगा करके 30 बच्चों तक, यानी 30 तक की बच्चों की संख्या पर कितने शिक्षक रखे जाते हैं, कक्षा 1 से 5 तक एक शिक्षक। लेकिन वर्तमान में इसमें संशोधन कर रखा है और एक शिक्षक नहीं, यहाँ पर कितने टीचर होने चाहिए, 2 टीचर होने चाहिए मिनिमम है ये। अब जब 30 से 31 से 60 हो जाए, यानी 30 का गैप चल रहा है, आप यहाँ पर नोट करेंगे, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप सारी चीजें अगर नोट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है वो 1-1 का गैप है। 1-1 का गैप कैसे है, देखिए, टीचर जो है वो 1-1 बढ़ रहा है, जबकि स्टूडेंट कितने बढ़ रहे हैं, 30 की संख्या में बढ़ रहे हैं। 30 की संख्या में कहां पर, 1 से 5वीं तक की कक्षा में। ये चीजें जरूर नोट कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर 30 से 60 हो जाएंगे तो 2 टीचर हो जाएंगे, आगे और 30 बढ़ा दीजिए, 90 तक हो जाएंगे तो 3 टीचर हो जाएंगे, 120 तक हो जाएंगे तो 4 टीचर हो जाएंगे, और 30 बढ़ा दिया तो 150 तक 5 टीचर हो जाएंगे। तो 120 से लगा करके 150 तक टीचर की संख्या कितनी है, तो 5 है। ये चीजें आपको याद रखनी है। नीचे और कुछ चीजें लिखी है वो देख लेना। अगर बच्चों की संख्या 150 से ज्यादा हो जाए, यानी 150 बच्चे हो जाए, तब तो क्या है, 5 टीचर लगेंगे, किसमें, कक्षा 1 से 5वीं तक। लेकिन मान लीजिए कि बच्चों की संख्या इससे भी ज्यादा हो गई, 150 प्लस हो गई, 150 प्लस हो जाएगी तो 5 तो टीचर रहेंगे और एक सेकंड ग्रेड का क्या लगेगा, हेडमास्टर HM लगेगा। कब लगेगा, जब 150 से ज्यादा हो जाएगी बच्चों की संख्या। कौन से विद्यालय के लिए, कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए। और मान लो बच्चों की संख्या 150 नहीं 200 पार कर गई, यानी 200 प्लस हो गई। जब बच्चों की संख्या 200 से ज्यादा हो जाएगी, तब जो है वो शिक्षक और विद्यार्थियों का जो रेशियो रहेगा वो 40:1 का रहेगा, यानी प्रत्येक 40 बच्चों पर एक टीचर की नियुक्ति की जाएगी। ये कौन सी क्लास की बात हो रही है, कक्षा 1 से 5 तक की। 40:1 कब चलेगा, जब बच्चों की संख्या 200 से ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मली क्या रेशियो चलता है, तो नॉर्मली आप देखोगे 30 बच्चों पर कितना शिक्षक दे रखा है, एक शिक्षक दे रखा है। 0 से 30 बच्चे हैं तो एक शिक्षक, 30 और बढ़ा दिए तो एक शिक्षक की संख्या और बढ़ गई। बच्चों की संख्या जैसे जैसे 30 की संख्या में बढ़ रही है, वैसे ही वैसे शिक्षकों की संख्या 1-1 बढ़ रही है। तो ये अनुपात नॉर्मली कितना है, 30:1, यानी 30:1। जब बच्चों की संख्या इसी में 200 से ज्यादा हो जाएगी, तब बच्चों की संख्या 200 ज्यादा होने पर कितना रहेगा रेशियो, तो 40:1 रहेगा। यहां तक की चीजें क्लियर हैं। आगे देखिए, कक्षा 1 से 5 में ही देखिए शिक्षण घंटे कितने होंगे, यानी कि टीचिंग आवर्स कितने होंगे। कक्षा 1 से 5वीं तक टीचिंग आवर्स कितने हैं, तो आपको याद रखना है 200 टीचिंग आवर्स है। और शिक्षण, ये तो है शिक्षण घंटे, और शिक्षण दिवस कितने हो जाएंगे, टीचिंग डेज कितने हो जाएंगे, तो वो है 200। आपको ये याद रखना है, ये फैक्ट है जो मैं बोल रहा हूं कि आपको चीजें याद हो जानी चाहिए, वो यहाँ से पूछी गई हैं। उसके अलावा प्रति सप्ताह कितने घंटों की पढ़ाई शिक्षक के द्वारा, 45 घंटे वो पढ़ाएगा। इन 45 घंटे के अंदर तैयारी के घंटे शामिल है। कोई भी टीचर पाठ योजना बनाएगा, अपनी तैयारी बनाएगा कि क्या क्या टॉपिक पढ़ाने हैं, कैसे पढ़ाने हैं, वो सारी की सारी प्लानिंग और कक्षा में पढ़ाए गए घंटे मिलाकर के प्रति सप्ताह कितने हो जाने चाहिए, 45 घंटे। शिक्षण दिवस कितने होने चाहिए, तो आप कहेंगे 200। शिक्षण घंटे कितने हो जाने चाहिए वर्ष भर के, तो 800। प्रति सप्ताह घंटे कितने, तो 45 घंटे तैयारी के समेत। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार
क्वेश्चन आ रखा है 45 घंटे। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको पता लग जाएगा यहाँ से क्वेश्चन है। मैं सारी चीजें लिख करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप नोट्स भी बना पाए और साथ साथ में जो है वो रैपिड रिवीजन भी करवा पाए, क्योंकि लंबा वीडियो खींचने से कोई मतलब नहीं है। आपको कम साइज में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं देकर चला जाऊं। कक्षा 1 से 5 तक जो चीजें पढ़ी है वो कक्षा 6 से 8 तक यानी क्लास 6 to 8 अपर प्राइमरी स्कूल के लिए भी देख लीजिए। यहाँ पर जो है वो बच्चों की संख्या 35-35 के अनुपात में बढ़ेगी और टीचर की संख्या जो है वो 1-1 के अनुपात में बढ़ेगी। इसलिए रेशियो कितना हो गया नॉर्मल 35:1 हो गया। जबकि यहाँ पर कितना था देखिए 30:1 यानी शिक्षकों की संख्या जो है वो 1 बढ़ेगी तो बच्चों की संख्या 30 बढ़ेगी। जबकि यहाँ पर क्या है शिक्षकों की संख्या 1 बढ़ने पर बच्चों की संख्या 35 बढ़ेगी। 35 हो गया, वापस 35 जोड़ देंगे 70, यहाँ पर एक टीचर और जोड़ दिया और 35 जोड़ेंगे यहाँ पर एक टीचर। लेकिन जब बच्चों की संख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी, आपने देखा होगा ग्रामीण जो परिवेश होते हैं उसमें अपर प्राइमरी स्कूल इसी टाइप के स्कूल है, और जब बच्चों की संख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगी एक HM यानी हेडमास्टर प्रधानाध्यापक की पोस्ट क्रिएट हो जाएगी और एक शारीरिक शिक्षक की पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। यानी 100 से ज्यादा बच्चे लगने पर एक HM और एक PTI की पोस्ट होगी। टीचर क्या रहेंगे तो टीचर ये जो है इस रेशियो में ही रहेंगे, आप निकाल देना 35 के रेशियो में। अब देखिए 100 प्लस होने पर जो है यहाँ पर जो रेशियो चल रहा था वो 35:1 का चल रहा था, लेकिन जब बच्चों की संख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी तब ये रेशियो चलेगा 40:1 यानी 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। जबकि यहाँ पर 200 बच्चों पर देखिए 40:1 था, जबकि अपर प्राइमरी स्कूल पर 100 पर ये रेशियो बन जाता है 40:1। जब आपने देखा कि 5वीं तक के जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल उसमें शिक्षण दिवस कितने थे 200, जबकि यहाँ पर शिक्षण दिवस कितने हो जाएंगे 220, 20 बढ़ गए। यहाँ पर शिक्षण घंटे कितने थे 800, जबकि यहाँ पर शिक्षण घंटे कितने हो जाएंगे 1000, 200 बढ़ गए। तो यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है प्राइमरी स्कूल के लिए शिक्षण दिवस शिक्षण घंटे कितने होने चाहिए, अपर प्राइमरी स्कूल के लिए शिक्षण दिवस और शिक्षण घंटे कितने होने चाहिए। अपर प्राइमरी के लिए देखिए 1000 घंटे 220 कार्य दिवस। उसके बाद में कुछ जो है वो चीजें यहाँ पर आपको दिख रही होगी तो मैं बता देता हूँ। एक जो स्कूल होती है उसके अंदर पूर्णकालिक शिक्षक होते हैं और अंशकालिक शिक्षक होते हैं। पूर्णकालिक जो रेगुलर रह करके उनकी पढ़ाई जो है वो चलाते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा। और आपने देखा कि PTI जो है यानी शारीरिक शिक्षक वो पूर्णकालिक नहीं है। यदि बच्चों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई तब तो शारीरिक शिक्षक लगेगा, और बच्चों की संख्या 100 से कम हो गई तब जो है वो शारीरिक शिक्षक वहां पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए पूर्णकालिक शिक्षक क्या है। पूर्णकालिक शिक्षक जो है वो आप देखेंगे कि पूर्णकालिक शिक्षक के अंदर एक भाषा का शिक्षक जरूरी है, एक भाषा यानी लैंग्वेज का, चाहे आपके इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, संस्कृत लैंग्वेज हो, इन लैंग्वेज पर कम से कम एक टीचर लगता है जो कि पूर्णकालिक होता है। उसके बाद में साइंस मैथ्स यानी विज्ञान एवं गणित के लिए एक शिक्षक होना जरूरी है। इसीलिए जो बच्चे पूछते हैं कि क्या हमारे सेकंड पेपर में मैथ्स वालों के मैथ्स आएगी और साइंस वालों के साइंस आएगी, तो मैं कहता हूं कि दोनों के दोनों आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए साइंस और मैथ्स वालों के लिए एक टीचर रहता है पूर्णकालिक, और दूसरा जो है वो SST का रहता है। SST में भी आपने देखा होगा कि किसी के भूगोल रहती है, किसी के हिस्ट्री यानी इतिहास रहता है, लेकिन जो SST से थ्रू एग्जाम देगा उनके अंदर सारी की सारी पढ़नी रहती है और पढ़ानी रहती है। तो 3 तो हो गए पूर्णकालिक शिक्षक, एक हो गया भाषा का, एक हो गया साइंस मैथ्स का और एक हो गया SST का। कुछ शिक्षक होते हैं अंशकालिक शिक्षक। अंशकालिक शिक्षक कैसे? जैसे PTI हो गया, शारीरिक शिक्षक हो गया, कला जो कलाएं सिखाता है वो शिक्षक हो गया, चित्रकला के शिक्षक देखेंगे आप बहुत सारे जो है अपर लेवल पे भी देखते होंगे, तो वो अंशकालिक शिक्षक है। पूर्णकालिक शिक्षक की 3 कैटेगरी है, एक लैंग्वेज का, एक साइंस मैथ्स का और एक SST का। आपको क्या याद रखना है, ये जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है वो रेशियो जरूर याद रखना। कितने टीचर पर HM की पोस्ट क्रिएट होती है, कहां पर कितने शिक्षण घंटे हैं, शिक्षण दिवस है, और 45 घंटे। ये तो जो है वो कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना है। प्रति सप्ताह 45 घंटे तैयारी के साथ में। एक क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा हुआ था ऑप्शन के 45 घंटे, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ था 45 घंटे व तैयारी के घंटे अलग से। तो यहां पर ध्यान रखना 45 घंटों के अंदर ही समावेश है तैयारी के घंटों का। ठीक है। धारा 26 के अंदर क्या दे रखा है, धारा 26 जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि धारा 26 में दे रखा है कि किसी भी विद्यालय के अंदर जो स्वीकृत पद है, स्वीकृत पदों का 10% से ज्यादा आप रिक्त नहीं रख सकते। जैसे मान लीजिए कि किसी स्कूल के अंदर 10 शिक्षकों का लगना जारी है, यानी कि स्वीकृत पद कितने हैं सरकार की ओर से 10 हैं, तो वहां पर 10% यानी 1, केवल और केवल मैक्सिमम आप एक टीचर जो है वो एब्सेंट रख सकते हैं। यानी यहाँ पर जितने पोस्ट है वो 10 की पोस्ट है तो 9 टीचर आपको उस विद्यालय के अंदर लगाने ही होंगे। यानी कि 10% से ज्यादा आप रिक्त पद नहीं रख सकते किसी भी सरकारी विद्यालय के अंदर। और ये कौन सी धारा के अंदर दे रखा है, धारा 26 के अंदर दे रखा है। आपको कैसे याद रखना है, धारा 26 के अंदर आपको पता होगा कि जो रीट रद्द हुई है वो किस तारीख को हुई थी, 26 सितंबर को होगी। और 26 सितंबर को हुई थी, 26 सितंबर को हुई थी। बताइए 26 सितंबर को क्यों हुई थी? क्योंकि सरकार को पता है
है कि 26 जो है वो धारा के अंदर अपन पद खाली नहीं रख सकते, इसीलिए नहीं भर्ती करवा दी थी। इस ट्रिक के माध्यम से मैंने याद रखा था। धारा 26 के अंदर क्या है कि किसी भी विद्यालय में स्वीकृत पदों में 10% से ज्यादा के पद आप रिक्त नहीं रख सकते हैं। धारा 27 में क्या है बताइए? धारा 27 में दे रखा है कि एक शिक्षक को निम्नलिखित 3 प्रकार के जो कार्यों में है लगाया जा सकता है। बताइए कौन कौन से 3 प्रकार के कार्य हैं? पहला है जनगणना। जब भी जनगणना होती है तो शिक्षकों की ड्यूटी जो है वो जनगणना में लगाई जा सकती है। दूसरी, चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होते हैं तब शिक्षकों की ड्यूटी उसके अंदर लगती है, जनगणना, चुनाव। तीसरा कब है? प्राकृतिक आपदा। अब कौन सी आपदा? आपने देखा होगा जब भी कोविड आई थी, कॉल आ रहा है, मैं एक बार देखिए, जब कोविड आया था, प्राकृतिक आपदा आई थी, कोरोना आया था, तो आपने देखा था जब जो कोरोना पीड़ित थे उनको क्वारंटाइन किया जा रहा था, उन क्वारंटाइन करने वाले कमरों में ड्यूटी किनकी लगाई गई थी? तो सरकारी शिक्षकों की लगाई थी। आपको ये चीजें पता होगा। तो धारा 27 के अंदर देखिए एक शिक्षक को जो है वो 3 जगह ड्यूटी लगाई जा सकती है। पहली कौन सी बताइए? साथ में जनगणना। दूसरी कौन सी? चुनाव यानी कि मत। तीसरी कौन सी? प्राकृतिक आपदा, एग्जाम्पल के लिए कोविड। बताइए कैसे याद रखोगे? 27 में है वो 3 कम है 30 में, 27 जो है 3 कम है 30 में, यानी 30 में 3 ही कम है, तो 3 जगह कम है तो ड्यूटी लगा दो। टीचर की ड्यूटी कितनी जगह? 3 जगह। अब क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि क्या एक शिक्षक की ड्यूटी पोलियो के अंदर लगती है क्या? अब तो नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक आपदा भी नहीं है, चुनाव भी नहीं है और मतगणना भी नहीं है। पहले जो है वो ऐसे इस प्रकार के कार्यों में लगती थी ड्यूटी, लेकिन अब जो है वर्तमान में नहीं लगती है। केवल 3 जगह है, जनगणना, चुनाव और प्राकृतिक आपदा। धारा 28 बताइए, फरवरी जो महीना होता है वो कितने का होता है? 28 का होता है। और जब महीना समाप्त हो जाता है तो बताइए ट्यूशन समाप्त होता है कि नहीं होता है? होता है। फीस लेकर के रफा दफा करते हैं, तो जब महीना समाप्त तो ट्यूशन भी समाप्त। ये ट्रिक से मैंने याद रखा है। तो बताइए धारा 28 के अंदर क्या है? किसी भी सरकारी टीचर को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने का वहां पर अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि शिक्षक जो है विद्यालय के अंदर नहीं पढ़ा करके उनको प्राइवेट ट्यूशन के अंदर बुलाते हैं। तो जो है वो गवर्नमेंट ने धारा 28 के अंदर ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध रहेगा, और ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या था मैं आपको पहले बता देता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि निम्नलिखित में से शिक्षक का दायित्व क्या नहीं है? समय पर विद्यालय आना, कोर्स पूरा करवाना, सरकारी जो भी टीचिंग्स होती हैं, सरकारी जो मीटिंग्स होती है उनके अंदर प्रवेश लेना, उनमें जो है वो पार्टिसिपेट करना, और चौथा ऑप्शन था प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना। तो बताइए क्या प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना टीचर का दायित्व है क्या? नहीं है। तो ये ऑप्शन वहां पर सही था। इस प्रकार से जो है एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। आपको क्या याद रखनी है? धारा 29। धारा 29 के अंदर क्या है? देखिए प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्रारंभिक शिक्षा क्या होता है? हमने देखा था धारा 2 के अंदर क्या दे रखी है? शब्दावलियां दे रखी है। उसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक, कक्षा 8वीं तक का जो सिलेबस है कैसा डिजाइन किया जाएगा वो कहां पर दे रखा है? धारा 29 के अंदर। राजस्थान में जो है वो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो SIERT। याद रखना है आपको, SIERT जो है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करती है। और पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा ये आपको ध्यान होना चाहिए। ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ना, क्रिया आधारित अधिगम। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इस प्रकार से होना चाहिए। बच्चा जो है वो चिंतन कर पाए, ऐसी चीजें नहीं कि केवल वो याद रखे, चिंतन कर पाए, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। मातृभाषा का जो है वो प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चा जो है, छोटा बच्चा जिस भाषा में अगर वो बोलता है, तो अगर वो मातृभाषा का प्रयोग करता है तो आप जो है उस मातृभाषा को रोकेंगे नहीं, बल्कि उनको क्या करेंगे? आगे लाने का प्रयास करेंगे। ये जो पाठ्यक्रम इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा, कहां पर दे रखा है? धारा 29 के अंदर दे रखा है। आगे लास्ट आपको आप देखेंगे धारा 38। बीच की धारा मैंने लिखी ही नहीं है, वो आपके काम की नहीं है। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो यहाँ पर से मिल जाएगा बोर्ड पर। जो चीजें मैंने लिखवाई हैं, जो चीजों को मैंने यहाँ पर नोट करवाया, वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। आपने अगर यकीन नहीं हो तो पिछले पेपर आप देख करके एक बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना, कि आपको पता लग जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। धारा 38 क्या है? ये लैंग्वेज है धारा 38 की। आप इस लैंग्वेज को पूरा पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है ये लैंग्वेज दे दे और पूछा जा सकता है कि धारा क्या है ये। तो धारा 38 के अंदर ये दे रखा है। शॉर्ट में मैं अगर आपको समझाऊं तो धारा 38 का उपयोग करके ही राजस्थान सरकार ने जो है वो RT एक्ट में कुछ संशोधन किया था और उसके बाद में लागू किया था। किसी बच्चों को जो है वो डाउट था कि सर राजस्थान में जो है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 29 मार्च 2011 को अपने यहाँ पर लागू हुआ था। तो नहीं हुआ था। 29 मार्च को केवल क्या जारी हुई थी? अधिसूचना जारी हुई थी। अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान में इसका पूरा नाम क्या है? तो आप बोलेंगे राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, ये इसका पूरा नाम है। बाकी सारी की सारी धाराओं को मैंने अच्छे से समझाया है। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में
हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई गलती मुझसे रही हो, क्योंकि बिना गलतियों के इंसान सीखता नहीं है। तो मैं वहाँ पर जो है आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आरटीई मेरी ओर से कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आरटीई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो सारे के सारे इंक्लूड करके लाऊंगा, चाहे वो राजस्थान के अंदर हो, किसी दूसरे टेट एग्जाम में हो, सीटेट के अंदर हो, या फिर कहीं से भी जो हो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड आदि, जहां पर साइकोलॉजी पूछी जाती है, आरटीई पूछा जाता है, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो रहेगा, जिससे आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, आपको क्या पढ़ना और क्या स्किप करना है। मेरे अनुसार यदि इंपॉर्टेंट चीज देखें तो भाग 4 अध्याय 4 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें शिक्षक की बातें की गई हैं, पेरेंट और मतलब जो छात्र शिक्षक का अनुपात है, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।